तो जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। और दोस्त, आज के अपने इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th के चैप्टर सेकंड टिश्यू को। तो दोस्त, वैसे आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। तो दोस्त, चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम दोस्त क्या है? टिश्यू। और इंटरेस्टिंगली, चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक अपने पास आता है वो क्या है दोस्त? टिश्यूज ही है ना। तो सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं अगर कि टिश्यूज क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि टिश्यूज क्या है, बेसिकली ये कम्बिनेशन है बहुत सारे सेल्स का। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ? देखिए, जब बहुत सारे सेल्स जो कि क्या हो, सिमिलियर स्ट्रक्चर और शेप के हों, है ना, और उनकी ओरिजिन भी दोस्त कैसी हो, कॉमन हो, तो वो जब मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम दोस्त क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। है ना दोस्त, क्या कहते हैं? टिश्यू। देखिए, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सिमिलियर स्ट्रक्चर एंड दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स, है ना, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो उसे दोस्त क्या कहते हैं? हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ऑल सेल्स ऑफ टिश्यूज है कॉमन ओरिजिन। जितने भी टिश्यूज हैं उनकी क्या है, ओरिजिन भी कॉमन होती है। मतलब जहां से वो बने हैं, जहां से उनकी फॉर्मेशन हुई है, वो सेल्स भी क्या है, कुछ एक जैसे ही हैं इनकी। इसीलिए क्या कहते हैं हम कि इनकी ओरिजिन जो है वो क्या है, कॉमन। कॉमन सेल से इनकी ओरिजिन हुई होती। ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, अगर मैं टर्म की बात करूं, इस टिश्यू टर्म की, तो सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था बाइचेट ने इन 1792 में। इस टर्म का जो नाम है टिश्यू, उसको दोस्त किसने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन किया था? बाइचेट ने इन 1792। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि सेल्स की स्टडी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। है ना, साइटोलॉजी। ऐसे ही दोस्त क्या है, टिश्यूज की भी स्टडी होती है, जिसे हम दोस्त कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा, ये टर्म किसने कॉइन किया है, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, और टिश्यू ही हम किसे कहते हैं। अब दोस्त, बात आती है इस चैप्टर की, या फिर ये टिश्यूज जो है इनकी इम्पोर्टेंस की। तो देखिए दोस्त, इम्पोर्टेंस अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस में पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है? इट फैसिलेट्स डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को फैसिलेट करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर हम बेसिकली सेल चैप्टर में भी देख चुके हैं, पर दोस्त एक बार यहाँ पे और समझ लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। जैसे देखिए, समझिए, जैसे ये क्या है, ये एक ह्यूमंस है ना। इसको मान लीजिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, और वो फंक्शंस का नंबर मान लीजिए कितना है? 10 है ना। फंक्शन परफॉर्म करने हैं इसे जो कि 10 है। अब देखिए दोस्त, इसके पास जो नंबर ऑफ टिश्यूज हैं वो मान लीजिए कितने हैं? 6 हैं। है ना, एक, दो, तीन, और ये चार, पाँच, छः। मान लीजिए इसके पास कितने हैं? 6 टाइप्स के टिश्यूज हैं, और इन टिश्यूज को कंबाइनली मिलके फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो कि नंबर में कितने हैं? 10 है ना। तो इसमें से मान लीजिए जो पहला टाइप का टिश्यू है, ये मान लीजिए 2 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना। दूसरा वाला भी 2 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए तीसरा वाला भी कितने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? 2 फंक्शन। अभी कितने हो गए अभी तक? दो, दो चार, दो छह। ये भी मान लीजिए ये कितने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? 2। अभी कितने हुए यहाँ तक? 8। और ये दोनों मान लीजिए कि ये कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं? एक एक। है ना, ये दोनों कितने हो गए दोस्त मिलके? 10 हो गए। तो अब देखिए दोस्त, जितने फंक्शंस थे वो सब डिवाइड हो गए, है ना। उन सबका क्या हो गया? डिवीजन हो गया। तो इसी चीज को दोस्त हम क्या कहते हैं? अल्टीमेटली डिवीजन ऑफ लेबर। जितना फंक्शन परफॉर्म करना था, जितना काम करना था, वो सबका क्या हुआ? बंटवारा हो गया। सब टिश्यूज के पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में वर्क्स करने को मिला, है ना। इसे ही दोस्त हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। तो टिश्यूज जो है क्या फैसिलिटेट करते हैं दोस्त? डिवीजन ऑफ लेबर। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा पॉइंट दोस्त हमसे क्या कह रहा है? लोड ऑफ वर्क ऑफ सेल्स डिक्रीज। देखिए, जब जैसे मान लीजिए ये टिश्यूज है मेरा, हाँ, ये एक टिश्यू है, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे ये सेल्स हैं। तो जब ये टिश्यूज जो है कंबाइनली वर्क करता है, तो इसके अंदर जो सेल्स हैं, है ना, जो सेल्स हैं, उनका क्या है? वर्क का अमाउंट या फिर इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना। जिससे अल्टीमेटली दोस्त क्या होता है कि इन सेल्स का जो वर्कलोड है,
जो एक सेल के ऊपर काम का लोड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो टिश्यू जब कंबाइनली वर्क करते हैं तो उनके सेल्स में क्या है, जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है, वर्कलोड ऑफ सेल्स गॉट डिक्रीज। ठीक है दोस्त। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, इट एनहेंस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ सेल। अब देखिए दोस्त, जब यहाँ पे वर्कलोड कम हो गया इन सेल्स का, तो क्या है अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, काम करने की जो इनकी क्षमता है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जब अगर ये पहले कुछ थोड़ा सा कम काम कर रहे होंगे, जब ये इंडिविजुअल अकेले अकेले काम कर रहे होंगे, तो जब उसी काम को ये ग्रुप में परफॉर्म करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, ये उस काम को और ज्यादा समय के लिए कर पाएंगे बिना थकावट या रुकावट के, है ना। तो जिससे क्या है, इनकी इफिशियंसी जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये इनकी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए सारे टिश्यूज जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेन्स को बनाते हैं। ये हम सेल चैप्टर में भी देख चुके हैं ना, सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गेन्स को बनाते हैं। ऑर्गेन्स जो है वो क्या है, वो ऑर्गेन सिस्टम्स को मिलकर बनाते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन करते हैं दोस्त, एक ऑर्गेनिज्म की, है ना। तो देखिए ये क्या है, ऑर्गेन्स क्या है, बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, टिश्यूज जब बहुत सारे कंबाइंड हो जाते हैं तो दोस्त वो क्या बनाते हैं, वो मेरे ऑर्गेन्स बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स, है ना, जो डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेड ऑफ टिश्यूज दैट डू स्पेसिफिक फंक्शन, और वी कैन से, है ना। तो इसमें दोस्त क्या यहाँ पे फिल होगा, ऑर्गेन्स। ऑर्गेन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज दैट डू स्पेसिफिक जॉब, है ना दोस्त। तो मुझे लगता है इस स्लाइड्स पर जो भी गिवन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली स्लाइड्स को देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब जो अपने पास टॉपिक आता है वो क्या है, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के टाइप्स, है ना। तो इसमें मेनली जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज ही दिए हुए हैं, जिसमें से हम पहले दोस्त किसको देखेंगे, पहले अपने प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे, फिर एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्त। तो देखिए प्लांट टिश्यूज के क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, है ना, इनको डिवाइड करें इनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर। तो देखिए दोस्त, प्लांट टिश्यूज जो है वो किस किस ग्रुप में, किस किस फर्दर सब डिवीजन में डिवाइड होते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले दोस्त, ब्रॉडली ये किस में, दो कैटेगरीज में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, ये दोनों कैटेगरी दोस्त किसके बेसिस पर हैं, ये दोनों कैटेगरी दोस्त इनकी सेल्स जो हैं, इन टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की या नहीं, एबिलिटी ऑफ डिवाइड, डिवीजन, है ना। ये दोनों ब्रॉड कैटेगरीज किसके बेसिस पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड की गई हैं, कि ये जो इनके सेल्स हैं उनके पास डिवीजन की कैपेसिटी या फिर एबिलिटी है कि नहीं। अगर दोस्त डिवीजन की एबिलिटी है तो वो मेरे किस में बांट दिए गए हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बांट दिए गए हैं। और वो सेल्स जिनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है वो दोस्त किस में बांट दिए हैं, परमानेंट टिश्यूज में बांट दिए हैं। अब वो सेल्स में कह रहा हूँ, मतलब मैं, है ना, जो टिश्यूज हैं उनके सेल्स की, तो उन सेल्स के पास अगर एबिलिटी है डिवीजन की तो वो मेरिस्टेमेटिक में है, और अगर नहीं है तो उन्हें किस में बांटा गया है दोस्त, परमानेंट टिश्यू में। फिर अगेन इन ये जो दो सब कैटेगरीज हैं इनको डिवाइड किया गया है ना दोस्त। इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, जैसे देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं इनको डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इनको दोस्त किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, इनको बेसिकली डिवाइड किया गया है पोजीशन के बेसिस पर, है ना, पोजीशन के, कौन सा मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पर इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनको दोस्त फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इनको दोस्त बेसिकली किस बेसिस पर बांटा गया है, इनको बांटा गया है टाइप ऑफ सेल अवेलेबिलिटी, टाइप ऑफ, है ना, बेसिकली मैं कह सकता हूँ टाइप ऑफ सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, कि देखिए जो सिंपल वाले परमानेंट टिश्यू हैं वो दोस्त मेरे कौन से टिश्यूज हैं, जो केवल एक टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं, एक टाइप के सेल से, है ना, बने हुए हैं। तो ये दोस्त मेरे किस में आ जाते हैं, सिंपल में। और वहीं कॉम्प्लेक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक से ज्यादा टाइप के सेल से जो मिलके टिश्यूज बने हुए हैं वो दोस्त मेरे किस में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, है ना। एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हुए हैं वो कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए फिर ये सिंपल टिश्यू जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इन्हें अगेन क्लासिफाई किया गया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। ये दोस्त किसके बेसिस पर है, ये बेसिकली ये डिवीजन जो है हमारा ये फंक्शन के बेसिस पर है, जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। सबका बेसिस दोस्त अलग अलग है, ये आप याद रखिएगा, ये फंक्शंस के बेसिस पर है। जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोलेनकाइमा कुछ
और स्क्लेरेनकाइमा कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फिर दोस्त कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को अगेन डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, जाइलम और फ्लोएम। अब ये दोस्त ये वाला डिवीजन किसके बेसिस पर है, ये भी बेसिकली फंक्शंस के बेसिस पर ही है ना, फंक्शंस के बेसिस पर ही ये भी डिवीजन है। इस बेसिस पर कितने में डिवाइड किया गया है दोस्त, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम्स के जो है वो क्या है, कुछ कुछ अलग अलग है, क्योंकि ये क्या है, ये वाले टिश्यूज मेरे बहुत सारे टाइप्स के सेल से मिलके बने हुए हैं ना, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनके अंदर क्या है, कई तरीके के हमारे सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको हम इन डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जो है ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब ये क्या है, हमारे पास वन बाय वन हम इन टिश्यूज को कवर करेंगे अपने। तो सबसे पहला डिवीजन दोस्त देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से चलिए शुरुआत करते हैं और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्त, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये क्या है, इनके सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं ना। ये वो टिश्यूज हैं जिनके सेल्स के पास क्या है, डिवीजन की अवेलेबिलिटी होती है ना, डिवीजन की अवेलेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं एबिलिटी होती है। वो सेल्स जिनके पास क्या है, डिवाइड होने की, अपने आप को डिवाइड रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है, वो दोस्त मेरे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, है ना। इनके पास डिवीजन की अवेलेबिलिटी है और ये किस में मेनली हेल्प करते हैं, इंक्रीजिंग लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट्स की लेंथ और क्या है, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई और मोटाई को बढ़ने में ये मेनली हेल्प करते हैं। तो दोस्त देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अब अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं दोस्तों, तो इनकी वॉल जो है वो किससे बनी होनी है, सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से इनकी वॉल बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्त क्या आता है, दूसरा पॉइंट, सेल्स में भी स्फेरिकल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर और ओवल। जो सेल्स का जो शेप है वो दोस्त कैसा हो सकता है, स्फेरिकल भी, पॉलीगोनल भी, रेक्टेंगुलर और ओवल भी, मतलब इनका जो है मल्टी टाइप के शेप इनके अंदर होते हैं। यहाँ पे दोस्त बेसिकली ये क्या दिए हुए हैं, ये हेक्सागोनल शेप दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हेक्सागोनल ही हो। सेल्स के शेप इनके जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर और ओवल, कुछ भी है ना दोस्त। अब देखिए इसके बाद दोस्त क्या पॉइंट है, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। जो इनके सेल्स है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, याद रखिएगा इनके सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा कैसे अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली, मतलब बहुत ज्यादा पास पास, और उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में नहीं है। ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, पास पास है, स्केटर्ड नहीं है, पास पास है ना। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्त क्या है, सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। देखिए इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, डेंस, मतलब वो क्या है, काफी ज्यादा थिक है ना, थिक है। और क्या है, इन सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस है, एज कंपेयर टू जो शेप है सेल्स का, उसके जो सेल्स का शेप है उसके कंपैरिजन में जो इनके न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है, वो थोड़ा सा बड़ा है ना। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स की। अब देखिए, दीज आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, क्योंकि ये जो है, ये सेल्स या फिर ये टिश्यूज जो है प्लांट्स की किस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी लेंथ या फिर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो दोस्त जितने भी ग्रोइंग रीजन्स है ना प्लांट के, वहां पर ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मेरे क्या है, पाए जाएंगे, है ना। तो अब इनके जो डिवीजन है उन्हें समझते हैं। चलिए तो दोस्त देखिए, ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन, है ना, यहाँ मैं कह सकता हूँ ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेस पर। अब इन टिश्यूज की पोजीशंस के बेस पर यही टिश्यूज मेरे कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो दोस्त देखिए एपिकल मेरिस्टेम में अगर आपसे सिंपली आसान भाषा में एकदम बताऊं तो एपिकल मेरिस्टेम मेरे कौन से हैं, वो टिश्यूज हैं जो जितने भी प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन है, ये क्या है, जैसे मान लीजिए प्लांट्स की मेरी एक लीफ है ना। तो जब इस प्लांट्स की लेंथ बढ़नी है, मान लीजिए है ना, लेंथ बढ़नी है, तो लेंथ बढ़ेगी तो थोड़ा सा ये बड़ी होगी लीफ, है ना, बड़ी होगी तो ये ऐसी हो जाएगी कुछ। तो जो जितने भी ये ग्रोइंग टिप्स वाले रीजन है ना, ग्रोइंग टिप्स जहां से प्लांट की क्या है, एक्सटेंशन बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, उन सारे रीजन पे मेरे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, तो बेसिकली एपिकल। देखिए अगर एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट, या फिर हम लीव्स भी कह सकते हैं। अब ऐसे ही स्टेम की जो ग्रोइंग टिप्स हैं, है ना, स्टेम जहां से बढ़ रही है, या फिर मेरी रूट्स, जैसे देखिए ये रूट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, रूट्स, डिफरेंट रूट्स, है ना, इनकी जो टिप्स हैं
यहाँ पे ये टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो कि किस में हेल्प कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन हो रहा है उनके अंदर और वो प्लांट की क्या लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्त अपने पास कौन सा टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेम है ना। एपिकल अभी हमने देखा, एपिकल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीजिंग लेंथ। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे लीव्स हैं या फिर स्टेम्स हैं या फिर रूट हैं, उनकी जो है ग्रोइंग रीजन या उनकी टिप पर ये प्रेजेंट होता है, जो अल्टीमेटली किसमें हेल्प करता है, इंक्रीजिंग लेंथ में। अब अपने पास दोस्त कौन सा है टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेम। ये दोस्त मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखिए रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द डायमीटर। ये डायमीटर या फिर गिर्थ को बढ़ाने के लिए, पेड़ जो है उसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है दोस्त, मेरा लेटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए दोस्त इट मेनली फाउंड्स beneath द bark इन vascular bundles। जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है ना, तो यहाँ पे क्या है, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट जो होते हैं उनके नीचे ये प्रेजेंट होता है ना। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्टीमेटली ये प्लांट की गिर्थ या फिर डायमीटर को बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा टिश्यू जो दोस्त मेरे पास आता है पोजीशन के बेस पे, वो कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये टिश्यूज का दोस्त मेनली क्या फंक्शन है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गेन। इसका मेन फंक्शन है जितने भी ऑर्गेन्स हैं, जैसे लीव है ना, लीव या फिर स्टेम है या फिर रूट्स हैं ये, तो इनकी लेंथ को बढ़ाता है मेरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, ये ऑर्गेन्स की, प्लांट ऑर्गेन्स की। जैसे प्लांट की खुद की लेंथ बढ़ रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टेम। प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गेन्स की जब लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये दो लीव्स हैं यहाँ पे, है ना, दो लीव्स हैं। तो ये जहाँ से लीव की शुरुआत होती है, जैसे दोस्त देखिए ये वाले जो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना, जहाँ से लीव की शुरुआत होती है। अब दो लीव, ये जो दो पॉइंट हैं, ये दोस्त मेरे क्या कहलाते हैं, नोड्स, है ना, नोड्स। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो नोड्स के बीच में जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसे इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, कौन से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये अल्टीमेटली किस में हेल्प कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोइंग में, है ना, प्लांट की लेंथ में या डायमीटर में या उसके ऑर्गन्स की ग्रोइंग में ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्त अपने पास आते हैं बेसिकली परमानेंट टिश्यू। ये हमने अभी तक कौन से देखे दोस्त, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना। अब दोस्त अपने पास कौन से टिश्यूज आते हैं, परमानेंट। परमानेंट टिश्यूज कौन से टिश्यूज हैं, जिनके सेल्स के पास डिवीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है ना, डिवीजन की एबिलिटी नहीं है जिन सेल्स के पास, वो दोस्त मेरे कौन से वो किस में आते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब देखिए द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ट्रांसफॉर्म टू बिकम सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अब देखिए जो मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनमें से अगर कुछ सेल्स अपनी एबिलिटी लूज कर दें डिवाइड की, तो उन्हें ही मैं क्या कहूंगा, वो सेल्स बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ये आप याद रखिएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स ही जब डिवीजन की अवेलेबिलिटी अपनी क्या करें, लूज कर दें, तो वो दोस्त किसके सेल्स बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज के सेल, है ना, याद रखिएगा। अब मैं अगर इनके बात करूं स्ट्रक्चर की, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो शेप है वो ओवल, स्फेरिकल हो सकता है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, ये आप याद रखिएगा। जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है, और इनके न्यूक्लियस का साइज जो है सेल्स के कंपैरिजन में छोटा होता है। जैसे मेरिस्टेमेटिक में इनके केस में अपोजिट था सब, है ना, वहां पे न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा था और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं थी। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस भी है और न्यूक्लियस का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है। तो अब बात आती है दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज को फिर खुद क्लासिफाई किया गया, ये हमने अभी देखा था, है ना, इस बेसिस पर। जैसे ये सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स है, ये टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पर ये है। तो ये इन्हें फर्दर किस में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल वाले जो है इन्हें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, और ये कॉम्प्लेक्स वाले जो हैं इन्हें भी फंक्शंस के बेसिस पर ही अगेन क्लासिफाई किया गया है, किसमें, जाइलम और फ्लोएम में। तो चलिए अब अपने जो है परमानेंट टिश्यूज के सिंपल वाले टाइप को समझते हैं, जिसमें तीन पार्ट आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्त सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ना, these tissues are all made of one type of cell and are structurally and functionally similar।
एक ही तरीके के सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है क्या है दोस्त, सेम या सिमिलर होता है ना। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, है ना। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं इनके सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, काफी सेम है ना। अब देखिए दोस्त, वन बाय वन अपने टिश्यूज को इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो इनके दोस्त क्या है, सबसे पहले फंक्शंस आपको याद रखने हैं। फंक्शंस इन टिश्यूज के काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो पैरेन्काइमा के अगर मैं डायरेक्टली आपसे पहले फंक्शंस की बात करूं, तो इसका फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज का फंक्शन। फूड को ये क्या करता है, स्टोर करता है और हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस। इसमें फोटोसिंथेसिस में मेन फंक्शन इसका क्या है दोस्त, फूड को स्टोर करता है और किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। अब मैं अगर इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो दोस्त देखिए सेल शेप है ना, इसका शेप कैसा होता है, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं। मतलब वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनका डायमीटर जो है वो लगभग कैसा होता है, बराबर होता है, लगभग बराबर डायमीटर होता है ना। विच आर ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप। शेप कैसा भी हो सकता है, ओवल हो या फिर स्फेरिकल हो या पॉलीगोनल हो, है ना। सेल वॉल की अगर मैं वहीं आपसे बात करूं, तो थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। सेल वॉल इनकी किससे बनी होती है, सेलुलोज से, क्योंकि ये लिविंग टिश्यूज है ना। तो इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। साइटोप्लाज्म एबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ना, काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की वहीं में अगर आपसे बात करूं, तो प्रेजेंट होता है क्योंकि लिविंग टिश्यूज है ना। और वैक्यूल्स जो है वो काफी लार्ज होते हैं। क्यों क्यों लार्ज होते हैं दोस्त, क्योंकि इनको फूड स्टोर करना होता है, इसीलिए इनका साइज जो है वो काफी बड़ा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस भी थोड़ी बहुत इनमें प्रेजेंट होती है। देखिए जैसे यहाँ पे इस फिगर में अगर आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है, थोड़ी बहुत अमाउंट में ये प्रेजेंट है ना। वहीं अब मैं आपसे बात करूं इनकी एक्वेरेंस की, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं प्लांट के, सॉफ्ट पार्ट वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे पित्त हुआ, कॉर्टेक्स हुआ और मेडुलरी रेज हुई, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसके बाद बात करें अगर हम अपने कोलन कायमा टिश्यूज की, तो इनका फंक्शन दोस्त सबसे पहले आप जान लीजिए, क्योंकि इन टिश्यूज के फंक्शन ही सबसे मेन है। तो कोलन कायमा के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, तो दोस्त ये सिंपली क्या है, ये मेरे वो टिश्यूज हैं जो पेड़ की लचक, पेड़ की क्या है, लचक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी हम जैसे कह सकते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जो पेड़ जैसे आंधी वगैरह आती है तो बहुत सारे टूटते नहीं है ना, मुड़ जाते हैं वो। तो वो मुड़ते किसकी वजह से हैं, बेसिकली वो कोलन कायमा टिश्यूज की वजह से ही मुड़ते हैं। अब दोस्त इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखेंगे कि इनमें ये लचक क्यों होती है ना। तो अब देखिए सबसे पहले सेल शेप की बात करें, इनकी शेप की, शेप इनके सर्कुलर भी हो सकते हैं, ओवल भी और पॉलीहेड्रल भी। शेप इनके पॉलीहेड्रल या फिर सर्कुलर या ओवल कैसे भी हो सकते हैं, है ना। अब देखिए सेल वाल की वहीं अगर हम बात करें, तो अनइवन थिकनिंग ऑन देयर सेल वाल। अब इनकी सेल वाल जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, मोटी सी होती है ना। क्यों मोटी होती है, बेसिकली क्योंकि उसमें फैट स्टोर हुआ रहता है। अब देखिए है ना, फैट स्टोर क्यों हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि इनको जो है लचक प्रोवाइड करनी होती है, पेड़ को क्या प्रोवाइड करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो इसीलिए इनकी जो सेल्स वाल है वो थोड़ी सी मोटी होती है, जिसमें फैट का डिपोजिशन होता है। याद रखिएगा किस सेल की वाल में जो है वो फैट का डिपोजिशन होता है, तो वो मेरे कौन से सेल्स हैं, कोलेनकाइमा सेल्स हैं, है ना। अब मैं बात करूं साइटोप्लाज्म, तो प्रेजेंट होता है इनमें भी, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। वैक्यूल्स जो है वो लार्ज ही होते हैं, वैक्यूलेटेड मतलब इनमें वैक्यूल्स होते हैं, है ना। अब देखिए इंटरसेलुलर स्पेस की अगर मैं इनकी बात करूं, तो कोलेनकाइमा सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बात करूं इनकी ऑकरेंस की, तो बेसिकली ये किसमें प्रेजेंट होता है, डाइकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम्स में कोलेनकाइमा नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें स्क्लेरेनकाइमा, उनकी स्टेम्स जो होती हैं उनमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो कि डेड सेल्स हैं वो पहले डेवलप कर जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेनकाइमा सेल्स उनमें प्रेजेंट नहीं होती। कोलेनकाइमा किसमें मैं बात कर रहा हूँ, मोनोकोट। मोनोकोट में कोलेनकाइमा नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि डाइकोट में ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। देखिए दोस्त, अब ये इनकी ऑक्यूरेंस कहाँ है, डाइकोट स्टेम, डाइकोट प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकोट की ये रूट में प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट की स्टेम्स में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि ये रूट्स में मोनोकोट्स की प्रेजेंट होते हैं, है ना। याद रखिए कौन से, कोलिनकाइमा सेल्स। अब इनका फंक्शन हमने जान ही लिया क्या है, सबसे मेन फंक्शन इनका, ये क्या है, लचक प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ पे इनका मेन फंक्शन दिया हुआ है, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को ही कहीं ना कहीं इम्प्रूव करते हैं, है ना, और स्ट्रेंथिंग करते हैं। अब दोस्त तीसरा टिश्यूज जो अपने पास आता है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका फंक्शन क्या है दोस्त, देखिए फंक्शन पे आइए डायरेक्ट।
फंक्शन क्या है इनका, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन एंड स्ट्रेस टू प्लांट। देखिए क्या है, स्केलेटल कायमा जितने भी हैं मेरे, वो पेड़ को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसको क्या है थोड़ा सा हार्ड बना रहे हैं, है ना, उसको हार्ड बना रहे हैं, जिससे क्या है वो इजीली उसे कोई भी अदर जो फैक्टर्स हैं वो उसको इजीली इन्फ्लुएंस न कर पाए, इसीलिए दोस्त ये क्या है थोड़े से हार्ड होते हैं। तो स्क्लेरल कायमा सेल्स ही इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब वहीं इनके बात करें हम सेल स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सेल शेप की बात करते हैं। तो इनके भी शेप जो है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, किसी भी शेप में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल वाल की हम वही बात करें तो दोस्त क्या है, ये डेड सेल्स हैं। तो डेड हैं तो इसीलिए इनकी जो वाल्स है उसमें उसमें किसका कंपोजिशन होता है, लिग्निन, लिग्निन का, लिग्निफाइड सेल वाल होती है ये, है ना, याद रखिएगा। लिविंग सेल्स होगा तो उसमें सेलुलोजिक वाल होगी, और अगर डेड है तो वो लिग्निन सेल वाल होगी, है ना। साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो भी इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि डेड सेल्स हैं ये, है ना। न्यूक्लियस जो है वो भी एब्सेंट होता है, और वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें कोई मटेरियल स्टोर नहीं करना होता है। ये क्या है, केवल मैकेनिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। इंटरसेलुलर स्पेस भी एब्सेंट होती है, क्योंकि डेड सेल्स होते हैं तो ये क्या है काफी स्क्वीज इन कर गए रहते हैं, है ना, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहती है। इनमें भी एब्सेंट है और इनमें केवल प्रेजेंट है इंटरसेलुलर स्पेस, याद रखिएगा। कोलन कायमा में भी एब्सेंट है और स्क्लेरल कायमा में भी एब्सेंट है। पेरेंट कायमास में ये प्रेजेंट होती है इंटरसेलुलर स्पेस। अकरेंस की बात करें दोस्त तो हम जितने भी हार्ड पार्ट हैं प्लांट के, जैसे सॉफ्ट में हमारे कौन से पाए जा रहे थे, पेरेंट कायमा, तो हार्ड में हमारे दोस्त कौन से पाए जाएंगे, स्केलेटन कायमा। अब जैसे देखिए दोस्त, बंडल सेल्स, हाइपोडर्मिस, है ना, पेरिकल सीड्स, पल्प ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट्स की आउटर लेयर होती हैं, या फिर जैसे स्टेम है तो उसमें यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे जो एक लेयर होती है हाइपोडर्मिस, वहां भी इनकी अवेलेबिलिटी होती है, जो कि अल्टीमेटली किस में हेल्प कर रहे हैं, प्लांट्स को फिजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, है ना। तो ये दोस्त ये सारे हमारे क्या हैं, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। ये वो टिश्यूज हैं जो केवल एक ही तरीके के सेल से मिलकर बने हुए हैं, और वो सब कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसकी जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स, उन्हें देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स में दोस्त कौन से सेल्स हैं, जो एक से ज्यादा टाइप्स के सेल से मिलकर बने हुए हैं, है ना, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके जो बने हुए हैं वो दोस्त क्या है, वो मेरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल। अब देखिए इसमें मेनली दोस्त हमारे क्या है, इसके जो फर्दर डिवीजन है वो दो हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम दोस्त बेसिकली क्या है, वस्कुलर मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू है। वस्कुलर टिश्यू मतलब ये दोस्त ये फूड या फिर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जाइलम। अब देखिए ये क्या है, वस्कुलर मैकेनिकल कंडक्टिंग टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये जो है दोस्त कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दोनों ही क्या है, मेनली वास्कुलर टिश्यूज हैं, मतलब ये फूड या फिर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जिसमें से जो जाइलम है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर या मिनरल के, और जो फ्लोएम है हमारा वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जाइलम को समझिए। तो जाइलम में याद रखने वाली बात क्या है दोस्त, कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे वाटर या मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और इसके अलावा क्या है, ये मैकेनिकल टिश्यूज में मतलब ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो है क्या है, मेरे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, जाइलम। अब देखिए जो इनके सेल्स हैं, अब बात आती है उनकी, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा ना कि ये क्या है, ये वो टिश्यूज हैं जो कई तरीके के सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो अब देखिए, अब हम जानेंगे कि ये जो जाइलम है इनके अंदर जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो क्या क्या है। तो देखिए दोस्त, मेनली इनमें चार सेल्स आते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब इनमें से याद रखने वाली दोस्त बात क्या है, पूछा सवाल किया जाता है कि ये जो चार पार्ट हैं जाइलम्स के, या चार कंपोनेंट्स हैं जाइलम टिश्यू के, उसमें डेड कौन सा है, लिविंग कौन सा है ना, ऐसे ही फ्लोएम में भी। तो देखिए यहाँ पे आप जाइलम में ये याद रखिए कि जाइलम के कौन से पार्ट हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, या फिर जिन्हें हम जाइलम ट्रैकिया भी कहते हैं। इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर जाइलम फाइबर्स भी जिन्हें हम कहते हैं। तो अब देखिए जाइलम ट्रैकिड्स जो हैं वो मेरे क्या हैं, डेड हैं। जाइलम के अंदर सारे जो सेल्स हैं वो क्या है, डेड है, एक्सेप्ट पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा केवल लिविंग सेल्स है,
और बाकी जो है जाइलम में सारे डेड है ना। याद रखिए जाइलम में लिविंग सेल्स कौन सा है, केवल पैरेन्काइमा, जो कि क्या करता है दोस्त, फूड को स्टोर करता है। लिविंग सेल्स है तो ये किसको स्टोर करता है, फूड को। देखिए आप यहाँ पे देखिए, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स, है ना। इसमें लिविंग सेल्स कौन सा है मेरा, जाइलम पैरेन्काइमा, बाद बाकी जो भी हैं वो सारे क्या हैं, डेड सेल्स हैं। अब देखिए हम वन बाई वन इन्हें अगर और देख लें तो जाइलम ट्रैकिड्स वाला कौन सा है मेरा, ये वाला। जाइलम ट्रैकिड्स कौन सा है, ये वाला। ये दोस्त देखिए क्या है, एलोंगेटेड विद टेपरिंग एंड्स, है ना, थोड़ा सा लंबा है जिसके एंड कहता है टेपरिंग एंड्स है। वाटर मूव थ्रू पिट्स, इसमें क्या होती है ये दोस्त, देखिए जो स्मॉल आप डेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, पिट्स, इनसे क्या है, वाटर मूव करता है ना, वाटर मूव करता है। जाइलम वेसल्स की हम बात करें वहीं, तो दोस्त देखिए याद रखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जाइलम का। जाइलम का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जाइलम वेसल्स, क्योंकि ये क्या है, डेड है ना। ये देखिए दोस्त थोड़ा सा छोटा सा क्या होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, छोटा होता है और वाइडर होता है एज कम्पेयर टू अदर कंपोनेंट्स, जैसे जाइलम वेसल्स और जाइलम पेरेन्काइमा के कंपैरिजन में ये क्या है, ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है और क्या होता है, वाइडर। शॉर्ट है और क्या है, वाइडर है ना। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्त क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड के स्टोरेज के लिए, है ना। और ये क्या है, लिविंग है। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की मैं बात करूं तो ये क्या है, डेड्स हैं। डेड्स हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर, जो क्या प्रोवाइड करते हैं इसको, मैकेनिकल या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो ये तो बात हुई जाइलम की। अब इसका जो नेक्स्ट सब डिवीजन है वो क्या है, फ्लोएम, उसे देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब जो अपने पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आता है वो क्या है, फ्लोएम, है ना, फ्लोएम। तो ये भी क्या है, एक वस्कुलर टिश्यूज है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, है ना। इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखिए इसके अगर हम टाइप्स या फिर कंपोनेंट्स बात करें, इसके जो सेल्स की टाइप्स हैं तो उसमें मेन आते हैं हमारे चार। वो क्या क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और सीप ट्यूब्स, है ना। जैसे जाइलम हमारा चार कंपोनेंट से बना हुआ था, ऐसे ही फ्लोएम भी चार कंपोनेंट से बना हुआ है। अब इसमें भी हमें वही बात याद रखनी है कि कौन सा लिविंग है कौन से डेड है। तो आप फ्लोएम में याद रखिएगा कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे लिविंग है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या, फ्लोएम फाइबर्स, जो कि क्या है मेरा, डेड है। याद रखिएगा, फ्लोएम में सारे कंपोनेंट क्या है, लिविंग है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स मेरा क्या है, डेड है ना। जैसे जाइलम में क्या थे, सारे कंपोनेंट डेड थे और लिविंग केवल कौन सा था, पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। ऐसे ही फ्लोएम में सारे कंपोनेंट क्या है, मेरे लिविंग है, डेड केवल कौन सा है, फ्लोएम फाइबर। तो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है। अब अगर हम इन कंपोनेंट्स के फंक्शंस को देखें तो दोस्त देखिए, जो पहला कंपोनेंट है सीव ट्यूब, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट वाला रीजन है आपको जो दिख रहा है, ये क्या है मेरा, सीव ट्यूब्स है ना। सीव ट्यूब्स दोस्त बेसिकली क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इनका दोस्त देखिए आपको दिख ही रहा है कैसा, सिलेंड्रिकल है, हैविंग सीव प्लेट्स। देखिए अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं इनके ऊपर या फिर नीचे दोनों एंड्स पे क्या है, सीव प्लेट्स हैं। सीव प्लेट्स हैं जो इनको क्या है, एक सीव ट्यूब को दूसरे सीव ट्यूब से अलग कर रही है। अब इन सीव प्लेट्स में जो क्या है मेरे, बहुत सारे क्या हैं, पोर्स हैं, है ना, बहुत सारे क्या हैं, पोर्स हैं, जो क्या है एक सीव ट्यूब को दूसरे सीव ट्यूब से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये आप याद रखिएगा यहाँ पे कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन मैच्योर सीव ट्यूब्स में। जब ये सीव ट्यूब्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। ये इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे आप याद रखिएगा, है ना। दूसरे कंपोनेंट की ओर अगर हम वहीं चलें तो दूसरा क्या है, कंपेनियन सेल्स, जो कि क्या है दोस्त, लिविंग है। सीव ट्यूब्स भी लिविंग था, सारे लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, ये डेड है ना। कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है। अब देखिए कंपेनियन सेल्स कौन सा है यहाँ पे, ये जो है ये वाले टिश्यू सेल्स जो आपको दिख, है ना, ये क्या है, इनके पास लार्ज न्यूक्लियस है। तो देखिए दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे, ये क्या है, लार्ज न्यूक्लियस बना हुआ है इनका, है ना। जबकि जो सीव ट्यूब्स हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है और इनमें ये है लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। अब देखिए प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टिंग टू सीव ट्यूब्स, ये जो मेरे कंपेनियन सेल्स हैं इनमें क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जो कि क्या है, स्मॉल पोर्स होते हैं, इन्हें किससे कनेक्ट किए हुए रखते हैं, सीव ट्यूब से। याद रखिएगा, ठीक है, कौन, प्लाज्मोडेस्माटा, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन का मतलब ही दोस्त क्या होता है, साथी, है ना। तो ये सीव ट्यूब के साथी हैं जो किससे कनेक्ट हुए रहते हैं, इनसे, प्लाज्मोडेस्माटा के। तीसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये भी लिविंग है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टोर कंडक्ट ऑफ फूड, फूड को जो स्टोर या फिर सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं,
वो कौन कर रहा है मेनली, वो पैरेन्काइमा, है ना। और लास्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, फ्लोएम फाइबर, जो कि डेड है और मैकेनिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ कर रहे हैं। इनकी जो सेल्स की कैविटी है वो किससे भरी हुई रहती है दोस्त, ल्यूमेन से, है ना, किससे, ल्यूमेन से। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे याद रखिएगा एक बात, जैसे जाइलम में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, जाइलम वेसल से ही फ्लोएम में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारा कौन सा है, सीव ट्यूब्स है, ठीक है दोस्त, कौन सा है, सीव। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्त देखिए, अब हमने क्या है, प्लांट टिश्यू अपने कवर कर लिए हैं। अब अपने पास कौन से टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू, जो एनिमल की जो कवरिंग्स वगैरह हैं ऑर्गेन्स की या फिर उनके स्ट्रक्चर की, उन्हें फॉर्म करते हैं, है ना, तो एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यूज के अगर हम डिवीजन की बात करें तो आप पहले ही फ्लो चार्ट देख लीजिए। चार टाइप के टिश्यूज हैं एनिमल्स में मेनली, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, है ना। ये देखिए चारों के यहाँ पे क्या है, आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, इन्हें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, है ना। मेजरली चार डिविजन्स में ये बांटे गए एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। अब ये जो टिश्यूज हैं इनको अगेन फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, फंक्शंस, ईटीसीज, है ना। तो अब दोस्त देखिए, अपने पास जो टॉपिक आता है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एपिथेलियल टिश्यूज के कितने टाइप है, मेजरली अगर मैं बात करूँ तो वो तो मेरे तीन टाइप्स ही हैं, जो कि क्या क्या है दोस्त, सिंपल स्क्विमस, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल कॉलमनर। अब ये वाले जो तीन मेरे हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बेसिकली क्या है दोस्त, ये इन्हीं टिश्यूज के, ये जो मेरे सिंपल हैं सारे, सिंपल स्क्विमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलमनर, इन्हीं का क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन मतलब क्या दोस्त, देखिए जैसे यहाँ पे हम इनमें समझेंगे, तो इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर केवल एक ही लेयर है सेल्स की, है ना, जबकि इन्हीं के ऊपर अगर और लेयर अरेंज हो जाए तो मेरा किसको बना देगा, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, इनके नाम में ही क्या छिपा हुआ है, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब दोस्त क्या होता है, उसमें लेयर्स का जो नंबर है वो क्या है, वो बढ़ गए हैं, है ना। इसमें एक ही लेयर है सेल्स की, केवल एक ही लेयर देखिए, और इनमें जो सेल्स की लेयर हैं उनके नंबर क्या है, बढ़ गए हैं, है ना। तो वही मॉडिफाइड होके क्या हो गए मेरे, तीन नए टाइप्स को फॉर्म कर। तो इनकी फंक्शनिंग को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन। तो सबसे पहले अपने पास कौन सा है दोस्त, सिंपल स्क्विमस, है ना, सिंपल स्क्विमस। अब दोस्त ये क्या है दोस्त, देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लाइंस ब्लड वेसल्स ऑफ एयर सैक्स एंड लंग्स। देखिए एयर सैक्स और लंग्स में ये प्रेजेंट होता है ना, एयर सैक्स और लंग्स या फिर ब्लड वेसल्स जो है हमारी, आर्टिलरीज, कैपिलरीज और वेंस जो है उनमें ये प्रेजेंट होता है ना। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, परमिट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैसेस, है ना। न्यूट्रिएंट्स या फिर वेस्ट जो है उनके एक्सचेंज को ये परफॉर्म करता है। अब देखिए इसी का ही जो मॉडिफाइड वर्जन है सिंपल स्क्वायर का, वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायर, है ना। वो दोस्त बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, इन आउटर लेयर ऑफ स्किन, माउथ एंड, आउटर लेयर है माउथ या फिर वेजिना या फिर स्किन की, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और फंक्शन ये क्या परफॉर्म करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एब्रेशन, ड्राइंग और इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन, एब्रेशन, ड्राइंग, इनके अगेंस्ट ये क्या है, परफॉर्म करता है प्रोटेक्शन, है ना। अब दोस्त दूसरा जो आता है इसके अंदर वो क्या है, सिंपल क्यूबोइडल। क्यूबोइडल बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनीज, ट्यूबल्स या फिर ग्लैंड्स। याद रखिएगा दोस्त, इनकी लोकेशन ही ज्यादा पूछी जाती है, सबके लिए मैं लोकेशन पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये दोस्त सिंपल मेरा जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग किडनीज, किडनीज की लाइनिंग है वहां पे, या फिर ग्लैंड्स जो है उनकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है ना। अब इसी का ही दोस्त मॉडिफाइड वर्जन मेरा क्या कहलाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, या फिर जिसे मैं क्या कहता हूँ, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम भी कह सकता हूँ, है ना। ये किसकी लाइनिंग बनाता है दोस्त, बेसिकली ये स्वीट ग्लैंड्स की, जितने भी हमारे स्वीट ग्लैंड्स हैं उनकी लाइनिंग को ये बनाता है। और फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, सीक्रेट वाटर एंड आयन, है ना, या फिर ऑयल्स की भी सीक्रेशन में हेल्प कर सकता है ना। तो ये इसका स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, या फिर मैं इसे क्या कह सकता हूँ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये इसका फंक्शन। तीसरा अपने पास दोस्त क्या आता है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, है ना। ये किसकी लाइनिंग बनाता है दोस्त, जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं अपने, जैसे जो भी हमारा यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, कि लाइनिंग को कौन बनाता है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम, है ना। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड प्रोड्यूस, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और म्यूकस की सिक्रेशन करता है ना। तो देखिए ये क्या है, इंटेस्टिनल सेल्स वगैरह हैं जैसे डाइजेस्टिव सेल्स,
गॉबलेट सेल्स हैं मेनली, है ना, तो उनकी क्या है फॉर्मेशन करता है ना, सिंपल कॉलमनार। इसी का ही स्ट्रेटिफाइड वर्जन दोस्त मेरा क्या कहलाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, है ना। इसकी लाइनिंग्स बनाता है बेसिकली दोस्त एपिडिडाइमस, मेमोरी ग्लैंड्स, लेरिंक्स, है ना। और फंक्शन दोस्त क्या करता है, ये म्यूकस का सीक्रेशन करता है, वही फंक्शन इसी जैसा है, म्यूकस का सीक्रेशन कर रहा है। और लाइनिंग किसकी बना रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं या फिर लेरिंक्स, ये जो है ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनमें भी क्या है ये प्रेजेंट होते हैं, सर्टिफाइड कॉलमनार या फिर इन्हें मैं क्या कह सकता हूँ सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये दोस्त किसकी बात हुई, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब दोस्त अपने पास क्या आते हैं, अब आते हैं अपने पास कनेक्टिव टिश्यू। वो टिश्यूज जो क्या है एनिमल्स बॉडी को कनेक्ट किए हुए हैं। अब उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके टाइप को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो उससे पहले दोस्त थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। देखिए, this tissue mainly connect different components of body such as muscles, bones, ligaments, etc. ठीक है। The main function of the tissue is binding, supporting and packaging together different organs, है ना। बाइंड करता है डिफरेंट organs को, सपोर्ट भी करता है उसके अलावा, और पैकेजिंग मतलब समूह रखता है जितने भी organs हैं बॉडी के उनको आपस में, है ना। इसके जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, लो इंटरसेलुलर स्पेस होती है सेल्स के बीच में, और जो इनके सेल्स की कैविटी होती है इससे भरी होती है, वो बेसिकली एक मैट्रिक्स से भरी हुई होती है जो फाइबरस होती है नेचर में, क्या होती है कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उनसे बनी हुई होती है ना, कोलेजन फाइबर। तो याद रखिएगा कोलेजन फाइबर किससे रिस्पॉन्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो अब देखिए दोस्त बात आती है किसकी, कनेक्टिव टिश्यूज की क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स की, है ना। तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं बेसिकली वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। फिर ये जो तीनों कैटेगरीज हैं इनको अगेन डिवाइड किया गया है, वो किसमें दोस्त, देखिए प्रॉपर वाले जो हैं उन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में क्लासिफाई किया गया है। इन्हें दोस्त बेसिकली किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर्स, किसके, डेंसिटी ऑफ कोलेजन फाइबर्स, है ना। इसके बाद दोस्त देखिए जो हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं उन्हें किन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अगेन ब्लड और लिम्फ, है ना। और इसके बाद सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं इन्हें कार्टिलेज और बोन की कैटेगरी में अगेन सब डिवाइडेड किया गया है। अब इसमें दोस्त देखिए जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं इसमें मेनली हमारे कौन से टिश्यूज आते हैं, एरुलर और एडिपोज, है ना, एरुलर और एडिपोज। डेंस की अगर मैं वही बात करूं तो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर इसकी अगेन सब डिवीजन है ना। ब्लड्स के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम इन डिटेल कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में, है ना। ऐसे ही लिम्स की भी, और कार्टिलेज और बोन्स को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो उससे पहले दोस्त आप यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ये क्या है दोस्त, बेसिकली ये एक कनेक्टिव टिश्यूज है ना, जिसमें क्या डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे देखिए ये क्या है, फैट सेल्स है, फैट सेल बेसिकली किस कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है, एडिपोज, है ना, एडिपोज। ऐसे ही ये क्या है मेरे, ये लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस ये किसके अंदर आते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर, है ना। कैपिलरीज वही किसका पार्ट है दोस्त, ब्लड ब्लड सिस्टम का पार्ट है, तो इन्हें भी हम वन बाई वन देखेंगे, है ना। और ये क्या है, जैसे मेलानोसाइट्स दोस्त क्या है हमारे, ये वो सेल्स हैं जो एनिमल की स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और वहीं पे बात करूं मैं आपसे मास्ट सेल्स की, तो मास्ट सेल्स मेरे क्या होते हैं, ये वो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं जिनका नरिशमेंट काफी अच्छी तरीके से हुआ होता है, जिनका पालन पोषण काफी अच्छी तरीके से हुआ होता है ना। फिर वहीं पे दोस्त ये इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर्स हैं, ये दोस्त कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यूज क्या है और इनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से किस बेसिस पे किए गए हैं ना। तो चलिए अब इनके जो है जो सब डिवाइडेड कैटेगरीज हैं उनको वन बाय वन इन डिटेल कवर करते हैं अपनी। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली जो अपने टिश्यूज आते हैं वो दोस्त कौन से हैं, एरुलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यूज। अब अभी हम क्या दोस्त कवर करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप जो कि क्या है एरुलर और एडिपोज, उन्हें कवर करेंगे सबसे पहले। तो देखिए एरुलर की अगर मैं बात करूं तो एरुलर वर्ड में ही आपको दोस्त वर्ड नजर आ रहा होगा एरो, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये वर्ड ये किससे रिलेटेड है, हमारा टिश्यू एयर, है ना, एयर से ये रिलेटेड है। अब वो हम जानेंगे अभी कि ये कैसे रिलेटेड होता है, क्या इसका रिलेशन है एयर से। देखिए उससे पहले दोस्त ये जानिए, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स। जो टिश्यूज हैं बेसिकली वो व्हाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर से बने हुए होते हैं, है ना। यहाँ पे ये आपको रिप्रेजेंट किया गया है फिगर में, तो आप इसे ऑब्जर्व करिए।
इसके बाद दोस्त फंक्शन की बात करें इसके, तो बेसिकली क्या है इनका फंक्शन, इट जॉइंस स्किन्स टू मसल्स, मसल से स्किन को ज्वाइन करते हैं, एंड फिल स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन, और जो ऑर्गन्स के अंदर स्पेसेस हैं उन्हें ये फिल करते हैं, है ना। तो इसके बाद दूसरा फंक्शन दोस्त क्या है, इट एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यूज बिटवीन ऑर्गन्स, क्योंकि ऑर्गन्स के बीच की ये क्या है, स्पेसेस को फिल कर रहे हैं, तो ये दोस्त दोनों ही फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गन्स के लिए, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको पैकेजिंग भी कर रहे हैं उनकी, है ना। तो ये दोस्त क्या है, एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन है। इसके बाद दोस्त इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यूज इज फिल्ड विद ऑक्सीजन, देखिए यहीं पे इनका रिलेशन निकल के आता है ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ, है ना। इनकी जो मैट्रिक्स है सेल्स की, वो दोस्त बेसिकली किससे भरी हुई रहती है, ऑक्सीजन से, जो कि दोस्त क्या शो करती है, विच शोज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को शो करती है। इसीलिए दोस्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे प्लांट्स की वुड्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो क्या है, आपको पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए मिल जाएंगे, है ना। तो वो बेसिकली किसकी वजह से फ्लो कर पाते हैं पानी के ऊपर, कि उनकी जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें एरुलर टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, तो उसी की वजह से। उसके बाद दोस्त इनका एक मेन फंक्शन और आता है, हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, है ना। ये दोस्त क्या करते हैं, जब कोई अगर फॉरेन मटेरियल आके बाहर से किसी बॉडी के टिश्यूज को क्या करे, इन्वेड करे, तो ये दोस्त क्या करते हैं, ये जो एरुलर टिश्यूज हैं ये उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, है ना, रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं एरुलर टिश्यूज। इसके बाद दोस्त क्या है, इट फाइट विद फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल, और रिपेयरिंग तो करते ही है, उसके साथ साथ जो भी मटेरियल बाहर से इन्वेड कर रहा है उससे ये फाइट भी करते हैं। तो ये दोस्त किसके फंक्शन है, बेसिकली ये एरुलर या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यूज के। अब दोस्त अपने पास जो दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यूज आता है, वो दोस्त कौन सा है, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। एडिपोज टिश्यूज की अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं इनके फंक्शन की, तो इनका फंक्शन देखिए दोस्त क्या है, फैट स्टोरेज का है, यही इनका इंपोर्टेंट फंक्शन है, यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल, है ना। तो यही आपको मेनली याद रखनी है कि एडिपोज टिश्यूज जो है वो मेरे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट के स्टोरेज के लिए दोस्त। अब देखिए, इट कंटेन्स वेरियस फैट सेल्स और एडिपोसाइट, जो फैट सेल्स इसके अंदर फैट को स्टोर करते हैं उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स, है ना, याद रखिएगा क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। दीज आर फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स मेनली अराउंड किडनीज। अब ये जो दोस्त इन एडिपोसाइट सेल्स की लोकेशन है, फेवरेबल लोकेशन, वो दोस्त मेनली क्या है, किडनीज के आसपास ही बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, है ना, और भी जगह पाए जाते हैं लेकिन किडनी के अराउंड ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्त देखिए आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेसिकली एक एडिपोसाइट सेल्स का। तो दोस्त इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि फैट, ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसमें, ये क्या है, फैट रिसीवियर है। इनमें ही दोस्त जो है क्या है, इनमें ही दोस्त क्या है, फैट हमारा स्टोर होता है। और लगभग देखिए दोस्त, ये जो फैट रिसीवियर है ये बेसिकली इस सेल्स का लगभग 85% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए रहता है ना। तो समझ ही पा रहे होंगे आपकी ये फैट स्टोर करने में कैसे सक्षम है ना। तो ये दोस्त हमने क्या है, अपने लूज कनेक्टिव टिश्यूज को कवर किया है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे दोस्त बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं, स्केलेटल टिश्यूज। अब देखिए दोस्त, स्केलेटल टिश्यूज जो हैं वो बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, एंडो और एक्सो स्केलेटन ऑफ एनिमल बॉडी, है ना। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के या तो अंदर के ढांचे को या फिर बाहर के ढांचे को कौन बनाते हैं, हमारे स्केलेटल टिश्यूज, है ना। दे प्रोवाइड मैकेनिकल एंड फिजिकल सपोर्ट टू देयर बॉडी। इसके अलावा मैकेनिकल और फिजिकल सपोर्ट्स भी उनकी बॉडी को ये प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इनके अगर हम डिवीजन की या फिर टाइप्स की बात करें, तो वो दोस्त हमारे कितने मेन दो टाइप्स में बांटे गए, कार्टिलेज और बोन। बोन वाले ये जो है ये हमारे हार्ड स्केलेटल टिश्यूज हैं, और जबकि कार्टिलेज वाले जो हैं ये हमारे सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यूज हैं। तो इनके डिफरेंसेस को हम यहाँ पे जानते हैं, आइए वन बाई वन, है ना। तो यहाँ पे बोन्स के डिफरेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे कार्टिलेज के। तो देखिए बोन बेसिकली क्या है, सबसे पहले ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इट इज हार्ड, है ना, और कार्टिलेज वहीं पे हमारे सॉफ्ट होते हैं। मैट्रिक्स की अगर बात करें हम, इनके सेल्स के मैट्रिक्स की, तो जो बोन है उनके अंदर एक इनफ्लेक्सिबल मटेरियल भरा हुआ होता है उनकी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे दोस्त क्या कहते हैं, ओसियन। वहीं कार्टिलेज की मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लेक्सिबल एक मटेरियल भरा हुआ होता है उसे दोस्त क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियम। क्योंकि ये कार्टिलेज क्या है, हमारे सॉफ्ट है, तो इनके अंदर जो मैट्रिक्स भरी हुई है दोस्त वो कैसी है, वो फ्लेक्सिबल है। वहीं बोन हमारी क्या है, हार्ड है, तो इनके अंदर की जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, इनफ्लेक्सिबल है ना। इसके बाद दोस्त इसी की बात करें मैट्रिक्स की, तो इसकी मैट्रिक्स में साल्ट्स भी होते हैं बोन की, जबकि कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कोई कैल्शियम साल्ट्स नहीं होते हैं, है ना। यहाँ पे इसकी बोन की मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं।
इसकी मैट्रिक्स जो होती है दोस्त बेसिकली वो लैमेला है, मतलब वो जो है लेयर्स में प्रेजेंट होती है, लेयर्स में, है ना। ऐसा नहीं है कि वो होमोजीनियसली पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जबकि कार्टिलेज की जो केस में अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें होमोजीनियस मास में ही होमोजीनियसली ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और बोन्स में ये क्या है, ये लेयर्स में ही प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स, है ना, जिसे हम दोस्त क्या कहते हैं, लेमेला, है ना। इसके बाद जो ओस्टियोसाइट्स हैं या फिर बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं हमारे, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को शो ऑन करते हैं, है ना। जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हैं उनको शो ऑन करते हैं। वहीं कार्टिलेज क्या है, ये किसी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को शो ऑन नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोस्त देखिए बेसिकली जो बोन है हमारे वो क्या है, वो लिविंग सेल्स है ना। वो क्या है हमारे, उनके अंदर ब्लड का भी फ्लो होता है और वो बोन मैरो की फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि कार्टिलेज हमारे क्या है, इनके अंदर कोई ब्लड का फ्लो नहीं होता, ये किसी बोन मैरो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए दोस्त ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को शो ऑन नहीं करते, है ना। इनकी जो बोन्स की लेक्यूनाई होती है, अब देखिए दोस्त, है ना, वो क्या है, वो गिव ऑफ कैन्युकुलाई, वो बर्थ ऑफ करती है किसको, कैन्युकुलाई को। जबकि कार्टिलेज की जो लेक्यूनाई है वो किसी कैन्युकुलाई को बर्थ ऑन नहीं करती है ना। इसके बाद क्या है दोस्त, इनकी जो आउटर और इनर लेयर्स होती हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की, बोन्स की, वो किसको फॉर्मेशन करती हैं, किसकी, ओस्टियोसाइट्स की फॉर्मेशन करती हैं वो, है ना। जबकि जो कार्टिलेज है उनके अंदर ऐसा कोई लेयरिंग इंटरनल या फिर आउटर लेयर नहीं प्रेजेंट होती है ना। इसके बाद दोस्त क्या डिफरेंस है एक बोन और कार्टिलेज में, बोन हैव रिच ब्लड सप्लाई, ये जो हम अभी कवर कर ही चुके हैं, बोन्स के पास क्या है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, जबकि कार्टिलेज के पास ऐसी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है ना। बोन मैरो इज प्रेजेंट इन दैट ब्लड सेल्स कॉर्पसन, बोन मैरो इनमें प्रेजेंट होती है बोन्स में, और जबकि कार्टिलेज में बोन मैरो एब्सेंट होती है ना। उसके बाद दोस्त जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या है, कि जो बोन्स होती हैं उनकी ग्रोथ कैसी होती है हमारी, बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल, है ना। और वहीं जो हमारे कार्टिलेज है उनकी ग्रोथ दोस्त कैसी होती है, यूनि डायरेक्शनल, उनकी एक ही दिशा में ग्रोथ होती है। और जबकि जो हमारे बोन्स हैं उनकी बाई डायरेक्शनल या फिर कई दिशाओं में ग्रोथ होती है ना। तो यहाँ पर दोस्त आप बेसिकली इस फिगर से कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्त, जैसे ये बोन है ना, ये क्या है, हमारा हार्ड पार्ट है, बोन है ना, ये हार्ड पार्ट है, और इसके बीच में ये क्या है, कार्टिलेज, ये क्या है, सॉफ्ट पार्ट। तो आप कार्टिलेज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यूज होता है जो हार्ड स्केलेटल टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, और हार्ड स्केलेटल टिश्यूज को क्या करता है, ये ज्वाइन करता है ना। तो ये दोस्त बेसिकली क्या है, ये स्केलेटल टिश्यूज है। इनके टाइप्स क्या क्या है, बोन और कार्टिलेज, इनके डिफरेंसेस हमने कवर कर लिए हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर दिया जाएगा, है ना। इसके बाद दोस्त देखिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट दोस्त बेसिकली अपने पास क्या आता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जितने भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारे वो। तो इसमें मेनली दोस्त क्या आते हैं हमारे, इसके क्लासिफिकेशन में ब्लड और लिम्स, है ना, ब्लड और लिम्स। तो पहले दोस्त हम ब्लड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद लिम्ब को सेपरेटली नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तो ब्लड के अगर हम क्लासिफिकेशन या फिर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसे दोस्त मेजरली चार कैटेगरीज में फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त, देखिए ये क्या है, ये एक ब्लड का सेल्स दिया हुआ है, जिसके अंदर दोस्त बेसिकली हमारे क्या क्या कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इन्हें वन बाई वन देखते हैं, आइए। सबसे पहले अपने पास दोस्त कौन सा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो दोस्त क्या है, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का, है ना। इसमें मेनली लिक्विड ही होता है, इसमें दोस्त लगभग 90% तक क्या है, वाटर होता है। और इसके फंक्शंस की बात करें, कैरीज द ब्लड सेल्स अराउंड द बॉडी, जो ब्लड सेल्स हैं हमारे, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनको ये बॉडी में क्या करता है, एक्सचेंज और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा दोस्त ये डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उनके भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद दोस्त इसका एक मेन फंक्शन आप ये याद रखिएगा प्लाज्मा का, ये क्या है, हीट रेगुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारी बॉडी की हीट या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ये हमारी बहुत मदद करता है प्लाज्मा, है ना। ये दोस्त क्या है, प्लाज्मा। अब आप दोस्त यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर मेनली तीन टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजेन और ग्लोब्यूलिन। यही प्रोटीन की वजह से दोस्त ये प्लाज्मा क्या है, टेम्परेचर और अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को कर पाता है ना। इन्हीं तीन प्रोटीन्स की वजह से ये अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म कर पाता है, जो कि दोस्त क्या है, हीट रेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड ब्लड सेल्स, है ना। तो ये दोस्त क्या है, प्लाज्मा का फंक्शन है। अब दोस्त नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, रेड ब्लड सेल।
तो याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स का एक दूसरा नाम और क्या है दोस्त, इसे हम क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, है ना। तो इरेथ्रोसाइट्स जो हैं, अगर हम इनकी क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी मतलब ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो दोस्त बेसिकली ये 4 से 6 मिलियंस तक पाए जाते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में, है ना। 4 से 6 मिलियंस तक 1 मिलीमीटर क्यूब में। इनके शेप की बात करें तो दोस्त बेसिकली क्या होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे इसमें फिगर में, ये क्या है, ये हमारे रेड वाले ये आरबीसीज है, इनका शेप कैसा है, बाइकॉनकेव शेप है, डिस्क लाइक जो है ना। और आप याद रखिएगा इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसीज के अंदर नो न्यूक्लियस, है ना, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी सेल्स जो है हमारे, उनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनके वहीं फंक्शंस की बात करें दोस्त, तो फंक्शन इनका मेन क्या है, आरबीसी देखिए रेड है, रेड किसकी वजह से है, मेनली ये हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर पिगमेंट है आरबीसी सेल्स के अंदर वो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन के कैरियर ऑन के लिए पूरी बॉडी में, है ना। पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को कौन सप्लाई करता है, हीमोग्लोबिन, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में, है ना। तो ये दोस्त क्या है, हमारा रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्त, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त, क्योंकि दोस्त ये क्या है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी और जो भी हमारे बॉडी से आउटर से फॉरेन मटेरियल आके इन्वेड कर रहा है, उससे ये फाइट करने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्त देखिए इनके बारे में अच्छे से समझिए, काफी सवाल वगैरह पूछे जाते हैं इनके ऊपर से। तो इनका जो दूसरा नाम है, जैसे हमारे आरबीसी का एरेथ्रोसाइट्स था, ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या है, ल्यूकोसाइट्स दूसरा नाम है ना, ल्यूकोसाइट्स, ये आप याद रखिएगा। इनकी अगर मैं दोस्त बात करूं नंबर्स या क्वांटिटी की, तो दोस्त लगभग ही 6 से 9 हजार तक पाए जाते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में, है ना। 6 से 9 हजार तक 1 मिलीमीटर क्यूब में ये पाए जाते हैं। अब दोस्त इनका क्या है, इनका अगेन सब डिवीजन किया गया है किसमें, इम्यूनोसाइट्स, है ना, इम्यूनोसाइट्स। इनके जो दो मेजर डिवीजन किए गए हैं वो दोस्त मेनली किसमें किए गए हैं, इम्यूनोसाइट्स और फेगोसाइट्स में, इम्यूनो और फेगोसाइट्स। इम्यूनोसाइट बेसिकली क्या है दोस्त, ये जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मजबूत करने के लिए, है। वहीं फेगोसाइट्स जो भी है दोस्त, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी मटेरियल बाहर से आके इन्वेड कर रहा है, फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल, उसको खाने के लिए, उसकी डेथ के लिए फेगोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्त अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो फेगोसाइट्स हैं, इनको अगेन क्लासिफाई किया गया है दोस्त दो कैटेगरीज में, किस किस में, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, है ना। तो ए ग्रेनुलो और ग्रेनुलोसाइट्स बेसिकली किसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, देखिए जो ये इनके फेगोसाइट्स के सेल्स होते हैं, अगर उन सेल्स के पास क्या है दोस्त, ग्रेन्यूल्स हैं, है ना, ग्रेन्यूल्स हैं, जो कि दोस्त इसमें हेल्प कर रहे हैं जब कोई मटेरियल आके बाहर से इन्वेड कर रहा है, फॉरेन टॉक्सिन मटेरियल, तो ये ग्रेन्यूल्स क्या है, कोई ऐसे मटेरियल को रिलीज कर रहे हैं जो कि क्या, जो भी मटेरियल है उससे क्या है, फाइट कर सकें। तो ऐसे अगर ग्रेन्यूल्स जिन सेल्स के पास प्रेजेंट हैं, उन्हें दोस्त ग्रेनुलोसाइट्स में क्लासिफाई किया गया है, और यही ग्रेन्यूल्स अगर जिन सेल्स के पास नहीं प्रेजेंट है, तो उन्हें दोस्त ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्लासिफाई किया गया है। अब दोस्त याद रखिएगा ए ग्रेनुलोसाइट्स में उन्हें अगेन क्लासिफाई किया गया है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में, है ना। यही जो देखिए मोनोसाइट्स हैं, यही लेटरली किसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस की, है ना। तो ये दोस्त किसका क्लासिफिकेशन है, ए ग्रेनुलोसाइट का। वहीं ग्रेनुलोसाइट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ग्रेनुलोसाइट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, है ना। अब इसमें याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है सवाल, ये जो ग्रेनुलोसाइट है या फिर जो डब्ल्यूबीसी ही है, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होता है और सबसे कम में कौन। तो सबसे ज्यादा में दोस्त याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वहीं सबसे कम में मेरे बेसोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा में न्यूट्रोफिल, सबसे कम में बेसोफिल। ये बेसिकली किसके फर्दर डिवीजन है, ग्रेनुलोसाइट्स के, जो किसका डिवीजन है दोस्त, फेगोसाइट्स का, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से सवाल श्योरली पूछे जाते हैं। अब दोस्त जो लास्ट कंपोनेंट आता है ब्लड का हमारे पास, वो क्या है, प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स का दोस्त अदर नेम्स क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ये आप याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। जैसे आरबीसी का इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ऐसे ही प्लेटलेट्स का क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए दोस्त इनके बात करें अगर हम फंक्शन की मेन, तो मेन इनका फंक्शन दोस्त क्या है, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में, है ना। जैसे हमारी बॉडी से खून जब बहता है तो उसे रोकने में, थक्के ब्लड के जमाने में कौन हेल्प करते हैं, हमारे प्लेटलेट्स, है ना। और दोस्त याद रखिएगा कि ये क्या है, हमारे सबसे छोटे सेल्स हैं। ये जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
प्लाज्मा है ना, इन सब में सबसे क्या है छोटे कंपोनेंट हमारे कौन है, प्लेटलेट्स हैं। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। तो अब ये क्या है, हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को अपने यहाँ पे कवर किया है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब दोस्त अपना क्या है, जो दूसरा फ्लूइड का पार्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या है, लिम्फ। लिम्फ बेसिकली क्या है दोस्त, इट इज कलरलेस फ्लूइड विच इज फॉर्म आउट ऑफ ब्लड। ये ब्लड से ही बनता है दोस्त। कब बनता है, जब ब्लड में क्या है, आरबीसी जो हमारे हैं उनका कंसंट्रेशन घट जाए, और जो डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, है ना। जब ब्लड के अंदर आरबीसी का कंसंट्रेशन क्या है, घट जाता है, और डब्ल्यूबीसी का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है, तो दोस्त क्या बन जाता है, हमारा लिम्फ बन जाता है। लिम्फ बेसिकली कलरलेस, या फिर दोस्त हम कह सकते हैं ये क्या है, पेल येलो कलर का होता है ये थोड़ा सा, है ना, लिम्फ हमारा। अब दोस्त इसकी बात करें मेनली अगर हम फंक्शंस की, तो मेन फंक्शन दोस्त क्या है, लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड स्टैंडर्डाइज द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। ये जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, तो उसे क्या है, ये और ज्यादा मजबूत बनाता है, और हमारी बॉडी को क्या है, जितनी भी बाहर से इन्फेक्शन या फिर डिजीज वगैरह जो है ना, उनसे ये प्रोटेक्ट करता है हमें, हमारी बॉडी को। और उसके बाद दोस्त क्या फंक्शन है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट बैक टू हार्ट दैट हैव बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जितना भी मटेरियल हमारी ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल गया होता है, फिल्टर आउट हो गया होता है, उसे भी दोस्त क्या करता है, ये रिकलेक्ट करता है और कहाँ तक पहुंचाता है, हार्ट तक, जिससे कि क्या है दोस्त, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो सके। उसमें जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंच गए हैं, है ना, उनका क्या है, रीअब्जॉर्प्शन हो सके, तो उसे वो जो कैपिलरीज है वहां से रिकलेक्ट करता है और हार्ट तक पहुंचाता है। इसके बाद जो दोस्त नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है लिम्फ का, वो क्या है, इट ब्रिंग्स CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। अब देखिए दोस्त, हमारे जो सेल्स वगैरह है वो क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं हमेशा, है ना। तो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स भी होते हैं कुछ, है ना, जिन्हें हम बाई प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो उसमें मेनली हमारी बॉडी में क्या होते हैं, CO2 की फॉर्म में वो निकलते हैं, CO2 या फिर अदर वेस्ट मटेरियल भी। तो लिम्फ क्या है हमारा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से सेल से लेके और दोस्त कहाँ पे ला रहा है, ब्लड में, जिससे कि क्या है, वो बॉडी से बाहर किए जा सके, है ना, थ्रू फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रिएशन प्रोसेस। तो ये भी फंक्शन एक परफॉर्म कर रहा है हमारा कौन, लिम्फ। इस डायग्राम में दोस्त देखिए लिम्फेटिक सिस्टम दिया हुआ है बेसिकली, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके आप ऑर्गेन्स को जान लीजिए, इसके अंदर कौन कौन आता है, मेनली हमारा थाइमस आता है ना। इसके बाद बोन मैरो भी लिम्फ के अंदर आता है, ये भी आप याद रखिए। लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, स्प्लीन जो है वो भी आता है, और लिम्फ नोड्स आती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट है। ये भी पूछे जाते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो इसमें बेसिकली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बोन मैरो में, लेकिन बोन मैरो भी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो मुझे लगता है अब आपको ये यहाँ पे लिम्फ ही समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपना जो कनेक्टिव टिश्यूज है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो कवर हो गया है। अब इसके बाद दोस्त क्या है अपने पास, मस्कुलर टिश्यूज, है ना। तो इसे देखते हैं अब, चलिए। तो मस्कुलर टिश्यूज बेसिकली मेरे क्या है, एनिमल्स की बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं, है ना, उनकी फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यूज है वो दोस्त क्या है, मेरे मस्कुलर टिश्यूज है ना। उनकी फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो दोस्त क्या है, मेरे मस्कुलर टिश्यूज है। अब देखिए मस्कुलर टिश्यूज को क्या है, अगेन डिवाइडेड किया गया है ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर। इन सब के बेसिस पे क्या है, मस्कुलर टिश्यूज को अगेन डिवाइडेड किया गया है किस तीन कैटेगरीज में, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, है ना। तो अब इन्हें हम समझते हैं वन बाय वन। उससे पहले आप थोड़ा सा इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर लीजिए, इससे बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा कि कार्डियक टिश्यूज कौन सा है जो हार्ट को बना रहा है, स्केलेटल टिश्यू कौन सा है जो जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स वगैरह है, मस्कुलर ऑर्गन्स है, उन्हें बना रहा है ना, जो वॉलेंट्री है। और जो इनवॉलेंट्री वहीं पे मसल्स और मस्कुलर ऑर्गन्स है, उन्हें कौन बना रहा है, हमारे स्मूथ टिश्यूज बना रहे हैं ना। तो ये दोस्त आप डायग्राम को देखिए। अब चलिए वन बाय वन अपने क्या है, मस्कुलर टिश्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्त अपने पास क्या था, स्ट्रिएटेड, या फिर हम जिसे स्ट्रिप्ड भी कहते हैं, या फिर स्केलेटल टिश्यूज भी कहते हैं, है ना। इसकी लोकेशन की बात करें दोस्त, बेसिकली ये क्या है, जितने भी स्केलेटल मस्कुलर ऑर्गन्स हैं हमारे, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, जितने भी वॉलेंट्री फंक्शंस हैं, वॉलेंट्री फंक्शन जितने भी हैं हमारी बॉडी के, जो जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, उनको कैरी ऑन करने में हमारी ये मदद करते हैं, स्ट्रिप्ड या फिर स्केलेटल। देखिए स्ट्रिप्ड बेसिकली इन्हें क्यों कहा गया है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखिए कि इनके स्ट्रक्चर में क्या है, आपको लाइट और डार्क बैंड्स नजर आ जाएंगे, है ना, या स्ट्रेटम नजर आ जाएंगे, स्ट्रेटा। इसीलिए दोस्त इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रिएटेड, क्योंकि इनमें क्या है, बहुत सारे स्ट्रेटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अब ये इनके अगर अपीयरेंस की बात करें, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, याद रखिए कैसे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ई सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है इनके
पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। जैसे सेल यहाँ पे तो लेटरली लोकेटेड होगा, वो साइड में है ना, सेंटर में लोकेटेड नहीं होगा। कंट्रोल की बात करें दोस्तों, वहीं पे कंट्रोल क्या है, वॉलेंट्री, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये याद रखिए कि इनके जो सेल्स हैं, स्ट्रिप्ड या फिर स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज के जो सेल्स हैं, उनकी मेम्ब्रेन जो है बनी हुई होती है किससे, सर्कोलेमा से, है ना, किससे, सर्कोलेमा। और वहीं पे दोस्त अगर हम बात करें, इनके अंदर दो प्रोटीन्स और होती हैं जो कि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो किस में मदद करती हैं दोस्त, बेसिकली इन मसल्स के मूवमेंट में, इनके शेप या साइज को चेंज होने में जो मदद करती हैं। तो वो दोस्त मेरी दो प्रोटीन कौन सी है, मायोफाइब्रिल प्रोटीन और सर्कोस्टाइल प्रोटीन। ये आप याद रखिए, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है, कौन सी प्रोटीन है, मायोफाइब्रिल प्रोटीन और सर्कोस्टाइल प्रोटीन, है ना। तो ये दोस्त हमने अपने स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू को देखा। अब देखिए दूसरा कौन सा है हमारे पास, कार्डियक टिश्यू, है ना। तो कार्डियक टिश्यू दोस्त इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, हार्ट। हार्ट ही मेनली इससे बना हुआ होता है कार्डियक टिश्यू से। फंक्शन दोस्त क्या है, जो हार्ट का फंक्शन है वही इसका फंक्शन है, मेनली क्या है हार्ट का फंक्शन, ब्लड को पंप करता है ना। इसके अगर हम अपीयरेंस की अगर आप बात करें तो ये भी क्या है, स्ट्रिएटेड है ना। इसमें भी आपको देखिए दोस्त लेयर या फिर स्ट्रेटम नजर आ जाएंगे आसानी से, इसीलिए ये दोनों दोस्त क्या है, हमारे स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज हैं। और वहीं सेल्स की बात करें तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है, इनके सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है ना। जो हमारे स्ट्रिएटेड थे पहले वाले, उनमें दोस्त कैसा था, लेटरली लोकेटेड था, जबकि हमारे जो कार्डिक टिश्यूज हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड। कंट्रोल की बात करें दोस्त तो बेसिकली क्या है, ये इनवॉलेंट्री टिश्यूज है, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है ना। जैसे हार्ट है तो वो लगातार अपना फंक्शन परफॉर्म करता है ना, हमारी वो विशेष से नहीं चलता है ना, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब दोस्त अपने पास जो लास्ट मस्कुलर टिश्यूज आता है वो दोस्त कौन सा है, विजरल या फिर स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। अनस्ट्रिएटेड बेसिकली दोस्त क्यों, देखिए क्योंकि आप इसके स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए आपको कोई स्ट्रेटम नजर नहीं आएगा, है ना। तो ये क्या है, अनस्ट्रिएटेड है। बाद बाकी जो दोनों है ये हमारे दोनों क्या है, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यूज है ना, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। ये क्या है, इसमें कोई आपको स्ट्रिएशन नजर नहीं आएगा, इसीलिए अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू या फिर स्मूथ मस्कुलर टिश्यू या फिर विजरल मस्कुलर टिश्यू इसे हम कहते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो उसमेनली तो जैसे जीआई ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जो हमारी क्या है, डाइजेशन वाली जो भी ट्रैक्ट है हमारी, है ना, जैसे ईसोफेगस से लेके स्टोमक और एनस वगैरह तक, है ना। तो उसमें तो मेनली कौन सा हमारा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रिएटेड टिश्यू। इसके अलावा दोस्त यूटेरस, आई, ब्लड वेसल्स, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात करें तो दोस्त बेसिकली कौन सा फंक्शन हमें शो करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है, क्योंकि दोस्त हम खाना खाते हैं यहाँ से, तो वो खाना मूव करके सबसे पहले हमारे स्टोमक तक पहुंचता है, और फिर उसमें से क्या है दोस्त, जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो प्रोडक्ट बचता है अनयूजफुल प्रोडक्ट, उसका दोस्त क्या होता है, बेसिकली एक्सक्रिएशन होता है ना। तो ये मूवमेंट दोस्त, इस मूवमेंट जो होता है खाने का, ये क्या कहलाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये इसका मेन फंक्शन है ना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर वगैरह को भी रेगुलेट करता है, और जैसे हमारे जो हेयर्स हैं, है ना, रोंगटे कभी कभी खड़े हो जाते हैं अपने आप, तो वो भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, है ना। इसके अगर सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो वन सेंट्रल न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है ना, जैसे हमारा कार्डिक टिश्यू में प्रेजेंट था वैसे ही इसमें भी प्रेजेंट होता है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री, मतलब ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते, कोई स्टेटेशन या फिर स्टेटम इनमें हमें अपेयर नहीं होते, है ना। तो ये दोस्त क्या है, हमने अपने मस्कुलर टिश्यूज को कवर किया है अभी। अब देखिए आगे देखते हैं अपना। सो आगे दोस्त देखिए अपने पास एक लास्ट टिश्यूज आता है जो अपना रह जाता है, कौन सा, नर्वस टिश्यूज, है ना। और ये दोस्त क्या है, अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है ना। तो नर्वस टिश्यूज बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड जनरेशन ऑफ रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई बिटवीन अवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर बॉडी पार्ट्स, है ना। जितने भी मैसेज या फिर स्टिमुलस का जनरेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, मैसेजेस का या स्टिमुलाई का, वो तो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, हमारा नर्वस टिश्यूज की वजह से, है ना। जैसे जैसे मेरे दिमाग में अभी क्या है, आपको पढ़ाने के लिए डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं, है ना। तो वो दोस्त कहाँ पे मेरे प्रोड्यूस हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम में, उनकी वजह से मैं क्या है, लिख पा रहा हूँ, मस्कुलर टिश्यूज काम कर रहा है ना, आप सुन रहे हैं तो ध्यान लगा रहे हैं, तो ये क्या है दोस्त, नर्वस टिश्यूज का फंक्शन है ना, जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, जनरेशन ऑफ रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और दोस्त इसमें देखिए मेनली ये इनके अदर ऑर्गन्स के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। तो दोस्त देखिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी अदर नर्व वगैरह हैं,
उनके द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं, है ना। मेनली ये दोस्त कहाँ पे होते हैं, जितना भी हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो वहां पे दोस्त कौन से हमारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यही नर्वस टिश्यूज मेनली प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो अब देखिए दोस्त क्या है, दिस टिश्यू कंटेन हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल। अब ये जो नर्वस टिश्यूज हैं हमारे, इनके अंदर जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उन्हें हम दोस्त क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। अब दोस्त क्या इंपॉर्टेंट है इसके बाद, जो ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मेनली इंक्लूड्स सेल बॉडी, या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, तो साइटोन भी कहते हैं। दूसरा दोस्त एक्सोन और डेंड्रोन। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला क्या है, ये मेन सेल बॉडी या फिर साइटोन है। इसके बाद ये वाला क्या है, ये एक्सोन है, जो कि क्या है दोस्त, हमारा जो मैसेज है उसे ट्रांसफर करता है। और दोस्त तीसरा ये जो पार्ट है, ये दोस्त क्या है, डेंड्रोन से। अब दोस्त क्या है, वन बाय वन इनकी फंक्शनिंग को समझिए, है ना, कि सेल बॉडी की फंक्शनिंग क्या है, इसमें और कौन से अदर पार्ट्स आते हैं, एक्सोन में कौन से अदर पार्ट्स आते हैं और डेंड्रोन में कौन से, ये समझते हैं चलिए, है ना। तो देखिए दोस्त, जो सेल बॉडी है हमारी या फिर साइटोन, इसके अंदर जो सबसे पहले सबसे मेन पार्ट आता है वो क्या है, इसका न्यूक्लियस, जो कि क्या है दोस्त, पूरे ही न्यूरॉन्स को, हमारे पूरे ही न्यूरॉन्स को कंट्रोल किए हुए है। जैसे अदर सेल्स के न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं, वैसे ही न्यूरॉन सेल्स का भी न्यूक्लियस जो है इस पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल किए हुए है ना। उसके बाद दोस्त क्या स्ट्रक्चर आता है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे दोस्त हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल्स को, है ना। इसके बाद दोस्त क्या है, इनकी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंड्स पे साइटोन के, ये दोस्त क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स, है ना। इनका बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को अदर सेल्स से जो कि आ रहे होते हैं ना। जैसे यहाँ पे अदर नर्वस सेल्स होंगे प्रेजेंट, है ना, तो वो जो भी मैसेज इनके लिए ट्रांसफर कर रहे होंगे, उन्हें कौन रिसीव करेगा, इस वाले न्यूरॉन्स में, डेंड्राइट्स, है ना। तो ये किसका फंक्शन है, डेंड्राइट्स का। अब इसके बाद दोस्त क्या है, एक पार्ट और क्या है इसका, सेल बॉडी, जो कि दोस्त क्या क्या करता है, ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल फंक्शनल, ये सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे रेगुलेट करता है ना। इसके बाद लास्ट पार्ट सेल बॉडी के अंदर क्या रह जाता है, एक्सोन हेलो, जो कि दोस्त क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी इसके पास क्या आया, मैसेज आया, अब उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करना है ना, उसके लिए कुछ स्टिमुलाई जो जनरेट करनी है, तो वो दोस्त कहाँ से जनरेट होती है, वो एक्सोन हेलोक द्वारा ही जनरेट होती है ना। जनरेट इम्पल्स इन द न्यूरॉन, वही इम्पल्स जो है फिर आगे दोस्त किस में आ जाती है, अपनी एक्सोन में। तो अब देखिए दोस्त, आइए एक्सोन की फंक्शनिंग को समझ लेते हैं ना, इसमें और कौन कौन से पार्ट आते हैं, है ना। तो देखिए दोस्त, एक्सोन जो है सबसे पहले इसका फंक्शन जान लीजिए, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर सिग्नल्स टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन, जो भी यहाँ से स्टिमुलाई क्रिएट हुई एक्सोन हेलिक के थ्रू, है ना, उसको क्या है, ये ट्रांसफर करेगा दूसरे पार्ट्स के लिए, सेल्स के, है ना, कौन, एक्सोन हमारा। इसके अंदर और कौन से पार्ट आते हैं, तो सबसे पहले दोस्त ये जो छोटे छोटे आप स्ट्रक्चर इसमें देख पा रहे हैं, ये दोस्त बेसिकली क्या है, ये स्वान सेल्स हैं, जिनका फंक्शन दोस्त क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं माइलिन सेल को। और माइलिन सेल दोस्त इंटर्न क्या क्या करती है दोस्त, जो भी मैसेज या फिर रिस्पॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, उसकी स्पीड को ये माइलिन सेल क्या कर देती है, बढ़ा देती है। मतलब ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, किसमें दोस्त, मैसेज के ट्रांसफर में, है ना। इसके बाद दोस्त देखिए, ये जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बीच में आप थोड़ा सा ये येलो येलो स्पेस देख पा रहे होंगे ना, है ना। ये क्या है दोस्त, ये बेसिकली ये नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं, जो कि दोस्त क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये अलाउ डिफ्यूजन ऑफ आयंस, है ना। जो भी जैसे हमारी बॉडी को कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है, तो हम उसे किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बेसिकली नोड ऑफ रेनवियर की वजह से ही। इन्हीं में दोस्त क्या होता है, ये आयंस का डिफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के शॉक को हम या अदर एनिमल्स जो है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं ना। तो ये दोस्त किसका पार्ट हुआ, एक्सोन का अपने। अब लास्ट पार्ट दोस्त क्या रह जाता है, डेंड्रॉन्स, है ना। डेंड्रॉन्स बेसिकली क्या है, ये लास्ट पार्ट होता है हमारे न्यूक्लियस का। इसमें दोस्त बेसिकली क्या है, बहुत सारे डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रिलिया होते हैं, जो कि दोस्त इसकी डेंड्रोन की फॉर्मेशन को करते हैं, है ना। तो एक डेंड्रोन्स के अंदर कई डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रिलिया होते हैं ना। इसके अंदर देखिए, अब जो ये डेंड्राइट्स हैं, इनके जो लास्ट पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये इसका लास्ट पार्ट है डेंड्राइट्स का, एक डेंड्राइट्स का, है ना। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा थिक होता है ना। थिक क्यों होता है दोस्त, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, यहाँ पे क्या है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि दोस्त क्या करते हैं, जो भी मैसेज यहाँ पे इस डेंड्राइट्स में आया, ये उस मैसेज को दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ
क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे, है ना, दूसरे न्यूरॉन में ये क्या करेंगे, उसे रिलीज कर देंगे। तो वो फंक्शन दोस्त कौन परफॉर्म करते हैं, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये डेंड्राइट्स है इनके एंड्स पे, इनके एंड्स पे। इसीलिए दोस्त इनके एंड जो है ये क्या है, ये थोड़े से थिक होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रक्चर ऑफ दीज डेंड्राइट्स, है ना। इनके स्ट्रक्चर से, इनके ओवरऑल स्ट्रक्चर से इनके एंड थोड़े से थिक होते हैं, है ना। इन्हें ही दोस्त, ये जो एंड्स हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, और इन्हें सिनेप्टिक नोब या फिर बोटॉन्स, है ना, सिनेप्टिक नोब या फिर इन्हें बोटॉन्स भी कहा जाता है ना। तो इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं उसमें से ही एक एग्जाम्पल हमारे पास है दोस्त, वो क्या है, ACH। ये क्या है दोस्त, एसिटल कोलाइन। बेसिकली ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो क्या करता है, जो भी सेल्स में इसमें मैसेज आ रहा है एक्सोन और सेल बॉडी के थ्रू, उसे क्या करेगा, टेंड्रॉन्स में जब वो आ जाएगा तो उसे दूसरे नर्व सेल्स में ये क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, है ना। तो ये दोस्त किसका फंक्शन है, हमारे डेंड्रॉन्स का। तो इसी के साथ हमने अपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को भी देख लिया और नर्वस टिश्यूज के बारे में भी हमने समझ लिया कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है ना। तो इसी के साथ दोस्त हमने अपने इस चैप्टर को क्या है, कंप्लीट कर लिया है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से नया सीखने को काफी कुछ मिला होगा और आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे रिवीजन के लिए। अगर नहीं किए तो दोस्त कोई इशू नहीं है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपके लिए वो, और उसके अलावा भी काफी बेहतरीन तरीके से अरेंज किए हुए नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे रिवीजन के लिए, है ना। तो दोस्त क्या है, आप अपना रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बायोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि याद करने को ही यहाँ पे इतना होता है कि अगर रिवीजन न किया जाए तो भूलना जो है वो कंपलसरी है ना। तो आप क्या है, रिवीजन अपना करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर दोस्त आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर श्योरली दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्त कि आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई और रिवीजन करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।